हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। तो स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग बात करेंगे मेटा सेंटर की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, लोकेशन की, कि मेटा सेंटर कहाँ पर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। इसके पहले एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है, जीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब जीएम ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्टेबल होगा, लेस देन जीरो होगा तो अनस्टेबल होगा, और इक्वल टू जीरो होगा तो न्यूट्रल होगा। मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केवल ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी बॉडी को देखोगे तो उसको कैसे बता सकते हो कि वो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में है तो देखो जरा। हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। मैं पहला केस ले रहा हूं इसमें, व्हेन जी इज बिलो एम। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से कहाँ होगा? नीचे होगा। ये कुछ ऐसा है, ये आपकी फ्री सरफेस है और यहां पर एक फ्लोटिंग बॉडी है। ये कोई फ्लोटिंग बॉडी है। ये कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है और ये आपका सेंटर ऑफ बायंसी है बी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, और ये मेटा सेंटर है। ठीक। हम मान करके चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से नीचे है। अगर आपको यहाँ पर चेक करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाओगे और डिस्टर्बिंग मूवमेंट के लगाने के बाद अगर बॉडी रिस्टोर हो जाती है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, देन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और बॉडी अगर वहीं रुक जाती है, देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखो, हम लोग इसमें एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगा देते हैं। यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगा दिया। अब जैसे डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाओगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। तो देखो जरा, ये आपका कुछ ऐसा था, और ये आपने डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाया तो बॉडी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है और ये आपका सेंटर ऑफ बायंसी है बी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। और हम लोगों ने बात की थी कि जब आप एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाओगे, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाओगे तो ये जो सेंटर ऑफ बायंसी है शिफ्ट हो जाएगा कहीं बी डैश पे, कहीं बी डैश पे। और अब नया बायंसी फोर्स इस नए सेंटर ऑफ बायंसी पे लगेगा। अब बायंसी फोर्स यहां लगेगा। ये बात हो चुकी थी। अगर आप बायंसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हो तो बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसका मेटा सेंटर है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही इसका मेटा सेंटर है। ये बात हो गई थी। और ये मैं पहले से एजम्पशन लेकर के चल रहा हूँ कि जी नीचे है और एम ऊपर है, जी नीचे है और एम ऊपर है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे और कौन कौन से मूवमेंट लगेंगे। तो नया सेंटर ऑफ बायंसी है ये एफ बी और बी डैश, जिसमें एफ बी लग रहा है, और एक इस जी पर एक फोर्स लगेगा एम जी।
mg। तो इस मेटा सेंटर के अबाउट आप मोमेंट देखो, तो ये एफ बी इस मेटा सेंटर के अबाउट कोई भी मूवमेंट या कपल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से होके पास हो रही है। तो एफ बी की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये एम जी, ये जो एम जी है, ये इस एम के अबाउट एक मूवमेंट लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। ये एम जी लगा रहा है ना, एम जी इस एम के अबाउट एक मूवमेंट लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मूवमेंट या कपल इस बॉडी को क्या करेगा, रीस्टोर कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग मूवमेंट। और अगर ये बॉडी रीस्टोर हो रही है, तो फिर ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है कि एक बॉडी थी, आपने उसमें एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाया, बॉडी क्या हो गई, टिल्ड हो गई, तो जो सेंटर ऑफ बायंसी वो शिफ्ट हो जाता है। बायंसी फोर्स लगाओगे, उसकी लाइन ऑफ एक्शन मेटा सेंटर पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो एफ बी की वजह से कोई भी मूवमेंट लगेगा नहीं, और एम जी जो मूवमेंट लगाएगा वो इस बॉडी को रिस्टोर कर देगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखो क्या है, ये पहला केस था जब जी नीचे और एम ऊपर हो, डायरेक्टली याद रखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस देखते हैं, व्हेन जी इज अबव एम। अगर जी एम के ऊपर है, मान लेते हैं कि ये आपकी फ्री सरफेस है, और ये कोई फ्लोटिंग बॉडी है, ये कोई फ्लोटिंग बॉडी है, और ये इस बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। ये फ्री सरफेस है, फ्लूइड है। इस बार दे रखा है आपको, ये सेंटर ऑफ बायंसी है, ये मेटा सेंटर है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हम लोग बात कर रहे हैं जब जी ऊपर होगा और एम नीचे होगा, मेटा सेंटर नीचे होगा। तो अगेन इसमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगा देते हैं, और जैसे ही आप एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाते हो, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। और जब ये बॉडी रोटेट हो जाएगी, तो कहानी कुछ ऐसी होगी। ये कुछ ऐसा होगा, और ये बॉडी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये आपने लगाया हुआ था डिस्टर्बिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से बॉडी टिल्ट हुई है। डिस्टर्बिंग मूवमेंट जिसकी वजह से बॉडी टिल्ट हुई है। ठीक। अब आपको पता है कि ये आपका बी था, सेंटर ऑफ बायंसी, और आपको पता है जैसे ही आप डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाते हो, बॉडी टिल्ट होती है, तो सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट हो जाता है कहीं बी डैश पे, और जी अपनी उसी लोकेशन पे रहेगा। ये जो नया सेंटर ऑफ बायंसी आया है, यहां पर लगेगा आपका बायंसी फोर्स एफ बी, यहां पर लगेगा आपका बायंसी फोर्स एफ बी। और अगर आप इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हो, ये बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो मेटा सेंटर है। और हम लोग पहले से एजम्पशन लेकर के चल रहे थे कि ये मेटा सेंटर नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, मेटा सेंटर नीचे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं, ये तो एफ बी लगेगा, और यहां पर ये जो जी है, यहां पर एम जी लगेगा। तो एफ बी
इस एम के अबाउट, मेटा सेंटर के अबाउट कोई भी मूवमेंट नहीं लगाएगा क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रही है। लेकिन ये जो एफ बी है, ये सॉरी एम जी है, ये एम के अबाउट एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएगा। क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसा। और अगर एम जी इस एम के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रहा है तो आप फील कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि बॉडी को रिस्टोर नहीं करेगा और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, और ये सपोर्ट करेगा इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट को। इसको मैं सपोर्टिंग मूवमेंट बोलता हूँ। और बॉडी और ज्यादा टिल्ट हो जाएगी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ऐसा है तो ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। इसके बाद एक केस और आता है, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि जब एम ऊपर, एम नीचे होगा और जी ऊपर होगा, या फिर जी को ऊपर कह दो और एम को नीचे कह दो तो अनस्टेबल होगा। या फिर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा और मेटा सेंटर ऊपर होगा तो स्टेबल होगा, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। एक केस और हो सकता था जब जी और एम दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, दोनों कॉन्साइड करेंगे। तो देखो, when G and M are at same point, तो ये आपकी फ्री सरफेस है। ये आपकी फ्लोटिंग बॉडी है। ये फ्री सरफेस थी और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। और ये बी है सेंटर ऑफ बायंसी, और ये जी भी है और ये एम भी है। इस बार हम लोग मान करके चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर दोनों कॉन्साइड करेंगे, जी और एम दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। तो अगेन आप स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग मोमेंट लगा दोगे। डिस्टर्बिंग मोमेंट लगा दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बॉडी ऐसी है। आपने जैसे ही डिस्टर्बिंग मोमेंट लगाया है, बॉडी क्या हो जाएगी, टिल्ड हो जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी। ये आपने डिस्टर्बिंग मोमेंट लगा रखा था। ये आपने डिस्टर्बिंग मोमेंट लगा रखा था। और आपको पता है कि इस बार जी और एम, भाई ये बी था और बी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जैसे आप बॉडी को टिल्ड करोगे बी डैश पे, और यहीं पर आपका क्या लगेगा, बायंसी फोर्स लगेगा। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करोगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपका मेटा सेंटर है, वही आपका मेटा सेंटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही था। आप पहले ही अजम्पशन ले चुके हो। तो ये वो पॉइंट है, ये वो केस है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर दोनों कॉन्साइड करते हैं। तो जी पर देखो, यहाँ पर लग रहा है कौन सा फोर्स, एफ बी। तो ये तो पहले से कोई मूवमेंट नहीं लगाता क्योंकि ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन मेटा सेंटर से होके पास होती है। लेकिन जो जी है वहां पर फोर्स लगेगा एफ बी, सॉरी यहाँ पर फोर्स लगेगा एम जी। और ये एम जी भी इस एम के अबाउट कोई भी मूवमेंट नहीं लगाएगा। भाई एम जी भी इस एम के अबाउट कोई भी मूवमेंट नहीं लगाएगा क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन वहीं से होके पास होगी। इस बार ना तो एफ बी कोई मूवमेंट लगाएगा, वो तो पहले भी नहीं लगा रहा था, और एम जी भी इस बार कोई भी मूवमेंट नहीं लगा रहा। मतलब ना तो बॉडी को रिस्टोर कर रहे हैं और ना ही इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
ठीक। तो तीन अलग अलग केस हैं जो मैंने आपको बताए और पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताया कि जब जी नीचे होगा एम ऊपर होगा तो एक रीस्टोरिंग मूवमेंट आ जाता है इस एम जी की वजह से और बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। जब जी ऊपर होगा एम नीचे होगा तो इस एम जी के वजह से ही एक मूवमेंट आ जाता है जो इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है, बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। और जब जी और एम दोनों कॉन्साइड करेंगे तो ना तो कोई रिस्टोरिंग मूवमेंट आएगा और ना ही कोई सपोर्टिंग मूवमेंट आएगा जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट को सपोर्ट करे, तो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो ये आपका पूरा मेथड था। इसके अलावा मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मेटा सेंटर क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है। फिर भी अगर आपसे न्यूमेरिकल कोई पूछे तो इसी चीज़ को जो मैंने आपको समझाया, इसी चीज़ को आप इस तरह से भी बता सकते हो कि जो जीएम होता है मेटासेंट्रिक हाइट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, वो होता है I/V माइनस बी। ये होता है मेटासेंट्रिक हाइट। जहां पर I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V है सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी या फिर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और बीजी क्या है? बीजी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस है कौन? बीजी। यहां से जीएम कैलकुलेट करोगे और अगर जीएम की वैल्यू, अगर जीएम इज ग्रेटर देन जीरो है तो बॉडी होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर जीएम लेस देन जीरो है तो बॉडी होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर जीएम जीरो है तो बॉडी होगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ये मेटासेंट्रिक हाइट से आप बता सकते हैं कि कब स्टेबल होगी, कब अनस्टेबल होगी और कब न्यूट्रल होगी। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। और अगर इस चीज़ को आपको देखना हो कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंटर क्या होता है, तो इसके पहले एक वीडियो में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि मेटासेंटर एम कैसे निकालते हैं और जीएम मेटासेंट्रिक हाइट कैसे होती है। ठीक। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा था, मूवमेंट वगैरह बता रहा था कि अगर एक रिस्टोरिंग मूवमेंट है, जी नीचे और एम ऊपर है तो स्टेबल होगा, जी ऊपर और एम नीचे है और डिस्टर्बिंग मूवमेंट का एक सपोर्टिंग मूवमेंट है जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जी और एम कॉन्साइड करेंगे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला ये है। और अगर मेटासेंट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन जीरो देन स्टेबल, लेस देन जीरो देन अनस्टेबल, और अगर जी एम इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका पूरा डिस्कशन था स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ठीक। धन्यवाद।